साथियों नमस्कार। चढ़ार संवाद यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं बातचीत आपसे करने जा रहा हूं हमारे समाज की जानकारी के संबंध में। हमारे समाज का यदि हम इतिहास देखते हैं तो ऐसी कोई किताब अभी तक हमें नहीं मिली जिसमें हमारे समाज की ऐतिहासिक जानकारी दी गई हो, जिसमें चढ़ार जाति का इतिहास हो। अब हम एक ऐसी किताब के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसमें हमारे समाज के बारे में 1.5 पेज 2 पेज की जानकारी दी गई है। मैं आपको किताब दिखाना चाहता हूँ। ये जो किताब आप देख पा रहे हैं, ये किताब है, देखिए। ये किताब जिसका नाम है द ट्राइब्स एंड कास्ट्स ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस ऑफ इंडिया, वॉल्यूम 2। और ये किताब जो है 1916 में लंदन से प्रकाशित हुई है। ये मैं आपको उसका पेज दिखाना चाहता हूँ, देखिए आप। ये मैकमन एंड कंपनी लिमिटेड, सेंट मार्टिन्स स्ट्रीट, लंदन, 1916 में ये प्रकाशित की गई है। इसका जो संकलन है वो किया है आर बी रसेल और राय बहादुर हीरालाल ने। इस किताब में इसका जो पेज है 400, पृष्ठ संख्या 400, ये आप देखिए, इसका पेज नंबर 400, 400, 401 और 402, ये आपको दिख रहा होगा। इस किताब के पेज नंबर 400 पर जो जानकारी इसमें दी गई है, जैसे आपको बता दूं, ये जो किताब है इसमें सभी जातियों की जानकारी संकलित की गई है। मध्य भारत में उस समय जो जातियां थीं उन सभी जातियों का उल्लेख इस किताब में है। और ये किताब जो है 4 खंडों में है। ये भाग 2 है, इसका भाग 1 भी है, भाग 3 है और भाग 4 है। इस तरह से ये 4 भागों में पूरी किताब है, 2,500 पेज की। भाग 2 में हमारी जाति का उल्लेख इसमें किया गया है। इसमें चढ़ार कोटवार के नाम से हमारी जाति की जानकारी दी गई है। और इसका मैं जो हिंदी अनुवाद है वो आपको बता देता हूँ। इस किताब में कहा गया है कि सागर, दमोह, जबलपुर और नरसिंहपुर जिलों में बुनकरों और ग्राम चौकीदारों की एक छोटी जाति है, इसका नाम है चढ़ार। सन 1911 में उनकी संख्या 28,000 थी। अब देखते हैं कि भारतवर्ष में जो जाति जनगणना कराई गई उसके अनुसार 1911 में हमारी जाति की जो कुल पॉपुलेशन थी वो 28,000 थी। मध्य प्रांत के उत्तरी जिलों के बाहर यह जाति नहीं पाई जाती। यह नाम संस्कृत के चिरकाल एक बुनकर और बुंदेलखंड से संबंधित है। अब जो चढ़ार या चढ़ार जो शब्द लिया गया है वो संस्कृत के चिरकाल शब्द से लिया गया है, लेकिन इससे परे चढ़ारों को उनके मूल की कोई जानकारी या परंपरा नहीं है। जिस समय ये सब जानकारियां संकलित अंग्रेजों द्वारा की जाती थी उस समय तक हमारी समाज की जानकारी के बारे में कोई विशेष
और अधिक जानकारी किसी के पास उपलब्ध नहीं थी। तो इसके जो लेखक हैं वो मानते हैं कि वे संभवतः द्रविड़ जनजाति के सदस्यों और अन्य लोगों से बने एक व्यावसायिक समूह हैं। हमारी जाति के बारे में जो कहा गया है कि हमारी जाति एक द्रविड़ जनजाति की सदस्य है और एक व्यावसायिक जाति है जो गांव के चौकीदारों के पेशे में गए थे। उत्तरी जिलों में निम्न स्थिति की कई अन्य व्यावसायिक जातियां पाई जाती हैं। इनका मानना है कि वो जो मध्य भारत के उत्तरी जिले थे उनमें कई ऐसी छोटी व्यावसायिक जातियां पाई जाती हैं और संभवतः उनके अस्तित्व का इस तथ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि वन जनजातियों को उनके अधीन किया गया था। वो ऐसा मानते हैं कि जो जंगलों में रहने वाली जिन जो जातियां हैं, छोटे समूह हैं जातियों के, उसके अधीन चड़ार जाति या चड़ार जाति को रखा गया। उनके आदिवासी संगठन ने सदियों पहले हमलावर बुंदेलों और अन्य हिंदुओं को नष्ट कर दिया था। उन्हें भूमि से वंचित किया गया और गांव में मासिक और सेवा कर्तव्यों के प्रदर्शन के लिए फिर से स्थापित किया गया और उन्होंने अपने द्वारा अपनाए गए व्यवसायों से उत्पन्न होने वाली जातियों में विभाजन का एक नया समूह बनाया। चड़ारों की धार्मिक उपासना परमेश्वरिया, विष्णु के उपासक और आठिया देवी के भक्तों के वेदों के आधार पर दो उपजातियां हैं। आप जानते हैं कि हमारे समाज की दो उपजातियां हैं, एक आठिया है, दूसरे परमेश्वरिया है। तो इस तरह से चड़ार की दो उपजातियां पाई जाती हैं और इसमें जो उल्लेख किया गया है कि जो परमेश्वरिया हैं वे विष्णु के उपासक माने जाते हैं और जो आठिया हैं वो देवी भक्तों के उपासक माने जाते हैं। अब ये किताब में आगे कहा गया है कि उनके पास बड़ी संख्या में अतिरंजित सेनेक्स या बेनक्स, जिनको हम गोत्र कहते हैं, जिन्हें सभी प्रकार के जानवरों, पौधों और प्राकृतिक वस्तुओं के नाम पर रखा गया है। हमारी जाति के जो सामाजिक गोत्र हैं वो या तो पशुओं के नाम पर हैं, पक्षियों के नाम पर हैं या फिर पेड़ पौधों के नाम पर रखे गए हैं। जैसे कुछ उदाहरण हैं, जैसे एक गोत्र होता है धन्ना। धन्ना चावल के पौधे का एक पत्ता कहलाता है। कासिया बेल धातु होती है। गोहिया गोत्र होता है। गोहिया जिसको एक प्रकार की छिपकली को गोहिया कहते हैं। बछुलिया बछड़ा। गुजरिया एक दूधिया। मोरिया मोर के नाम पर है। लरैया एक सियार के नाम पर है। खटकीरा एक बग नाम का एक पक्षी होता है जिसे बगुला भी कहते हैं। सुगरिया एक सुअर है। बरैया एक ततैया होती है, उसके नाम पर यह रखा गया। नेवरा एक नेवला। भरतू चिरैया एक जो चिड़िया होती है जिसको हम गौरैया कहते हैं, उसको भरतू चिरैया के नाम पर गोत्र रखा है। इस तरह से जो है पशु पक्षियों और जानवरों के नाम पर गोत्र हमारे समाज के पाए जाते हैं। प्रत्येक गोत्र के सदस्य जानवर या पौधे का आंकड़ा खींचते हैं, जिसके बाद इसका नाम विवाह के समय दीवार पर रखा जाता है। अब आप जानते ही होंगे कि जब शादी ब्याह होता है तो जिसको हमारे यहाँ हम मेहर का पूजन कहते हैं, जिसका जो गोत्र होता है उसका वहाँ पर चित्र बनाया जाता है और उसकी पूजा होती है। तो ये हमारे गोत्र को वहाँ पर पुकारा जाता है, उकेरा जाता है और इसकी पूजा की जाती है। अब इस किताब में कहा गया है कि आमतौर पर टोटेम जानवर को मानने से इनकार करते हैं और सुगरिया या सुअर गोत्र के सदस्य अपने मिट्टी के जहाजों को फेंक देते हैं यदि उनकी दृष्टि में एक सुअर को मार दिया जाना चाहिए और उनके घरों को साफ करना चाहिए, जैसे कि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु पर। एक ही गोत्र के सदस्यों के बीच विवाह वर्जित है। ये तो आप सभी जानते हैं कि एक शादी विवाह जब होता है तो आपस में गोत्र मैच नहीं होना चाहिए। एक ही गोत्र में शादियां वर्जित मानी गई हैं। चड़ारों का कहना है कि रक्त से संबंधित व्यक्तियों के विवाह दुखपूर्ण होते हैं, इसलिए एक गोत्र में शादी नहीं की जाती और पक्षों और उनके परिवारों के लिए गंभीर परिणाम होते हैं। लड़कियों को आमतौर पर उनकी उम्र के 5वें, 7वें, 9वें या 11वें वर्ष में और 8 और 16 वर्ष की उम्र के बीच
लड़कों की शादी कर दी जाती है। पहले ये छोटी उम्र में शादियां कर दी जाती थी, आज से 40-50 साल पहले भी 10-12 साल की उम्र में ही शादियां हो जाती थी। यदि किसी अविवाहित लड़की को जाति के किसी सदस्य द्वारा बहकाया जाता है तो उसकी शादी एक विधवा की शादी के लिए अपनाए गए सरल रूप से होती है। इस तरह की परंपरा का उल्लेख किया गया है। लेकिन अगर निम्न जाति के किसी बाहरी व्यक्ति के साथ गलत हो जाता है तो उसे स्थायी रूप से निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये तो आप जानते ही हैं कि पहले हमारे समाज में एक परंपरा थी कि यदि कोई इस तरह से गड़बड़ करता है या किसी दूसरी शादी समाज में शादी कर लेता है तो उसको समाज बहिष्कृत कर देता था, समाज से अलग कर देता था। विधवाओं के पुनर्विवाह की अनुमति है और तलाक की भी। समाज में पुनर्विवाह और तलाक को मान्यता दी गई है। एक विलेख को पंचायत या जाति समिति के समक्ष मुद्रांकित कागज पर निष्पादित किया जा रहा है। उस समय यदि इस तरह की कोई बात होती थी, पुनर्विवाह होता था या तलाक की नौबत आती थी, उसको स्टाम्प पेपर पर लिखा पढ़ी की जाती थी। इस तरह की व्यवस्था उस समय थी। अगर कोई महिला अपने पति से दूसरे पुरुष के साथ भाग जाती है तो उसे अपनी शादी में होने वाली राशि पति को चुकानी होती थी और जाति को एक दावत देनी होती थी। ये तो आपने देखा ही होगा, कुछ समय तक ये परंपरा समाज में चलती रही। यदि कोई दूसरी शादी करता था तो उसको एक विवाह मैंने उसकी पंगत देनी होती थी और वो रसोई जो है वो कच्ची और पक्की दोनों तरह की रसोइयाँ उसे करना होती थी। एक ब्राह्मण को शादी की तारीख तय करने और कभी कभी बच्चों के नामकरण के लिए नियोजित किया जाता है। अब इसमें ये उल्लेख किया गया कि ब्राह्मण की हमारे समाज में उस समय तक मान्यता नहीं थी। केवल शादी की तारीख तय करने के लिए और कभी कभी बच्चों के नामकरण के लिए ही पंडित को बुलाया जाता था या उसको नियोजित किया जाता था, लेकिन उसे केवल सलाह दी जाती थी, वह कभी भी समारोह में उपस्थित नहीं होता है। उस समय ब्राह्मण हमारे समाज के शादी समारोह में इस तरह के किसी भी कार्यक्रम में नहीं आते थे। जाति देवी की वंदना करती है। ये तो हमारे समाज में आप जानते हैं कि देवी की पूजा सभी परिवारों में होती है। उसे आषाढ़ जून जुलाई के महीने में कुंवारी सी बकरी पेशकश करती है। तो ये भी परंपरा हमारे समाज में पाई जाती है कि बहुत सारे परिवारों में जब ये बरसात का सीजन आता है जून जुलाई में, और किसी भी अवसर पर बकरी चढ़ाने की परंपरा है, जिसको गोट भी कहा जाता है हमारे ग्रामीण भाषा में। वे दिवाली और होली के त्योहारों पर अपनी बुनाई की सामग्री की पूजा करते हैं। पहले लोग बुनाई का काम करते थे, घर में जो बिछाने वाले जिनको हम डोरिया अपने गांव की भाषा में कहते हैं, या निवाड़ जो पलंग में बुनी जाती थी, वो सूत काट कर घर पर ही बनाई जाती थी। ये हमारे समाज के लोग स्वयं ही बुनते थे और अपने पूर्वजों की आत्माओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए कुंवर के महीने में कवियों को भोजन कराते हैं। तो ये तो आज भी गांव में परंपरा है, या शहरों में भी लोग जो है जब जिसको कड़वे दिन कहते हैं या गांव की भाषा में कराई दिन कहते हैं, उस वो आता है तो फिर कौवे को सुबह पूजा करके और घर की छत पर जो है रोटी रख देते हैं। तो इस तरह से कौवों को भोजन कराने की एक परंपरा समाज के अंदर रही है। यह रिवाज अंधविश्वास पर आधारित है कि एक कौवा बुढ़ापे या बीमारी से नहीं बढ़ता बल्कि तभी मारा जाता है। बुखार के एक रोगी को ठीक करने के लिए वे नीले रंग का धागा बांधते हैं, अनियमित रूप से गांठ लगाते हैं। जब पहले चिकित्सा या इलाज के लिए डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे तो लोग जो है यदि कोई किसी को बुखार आ गया तो नीला धागा या तो उसके गले में या हाथ में बांध दिया जाता था। उसकी कलाई को गोल करते हैं। उनका मानना है कि वज्र बोल्ट बिजली गिरना इंद्र द्वारा अपने दुश्मनों को मारने के लिए निचली दुनिया में मारे गए तीर हैं, और इंद्रधनुष इंद्र का धनुष है, इसे इंगित करने वाला कोई व्यक्ति अपनी उंगली में दर्द महसूस करेगा। इस तरह की मान्यता हमारे समाज में रही। मृतकों को 10 दिनों के लिए शोक दिया जाता है। यदि किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो 10 दिन के लिए शोक मनाया जाता था, और उस समय के दौरान घर से कुछ दूरी पर जलता हुआ दीपक जमीन पर रखा जाता है। तो ये तो आज भी इस तरह की परंपरा है कि यदि किसी की मृत्यु होती है तो 10 दिन तक, जब तक 13वीं नहीं हो जाती तब तक दिया जलाकर रखा जाता है।
और पानी और भोजन मृतक की आत्मा के लिए निर्धारित किया जाता है। तो इस तरह की व्यवस्था आज भी समाज में चलती है। वे एक टाइल वाली छत पर बच्चे को पहले से नहीं फेंकेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि अगर ऐसा किया जाता है तो उसे अगले दांत टाइल्स की तरह चौड़े होते हैं। अब ये दांत वाली एक परंपरा प्रचलित है कि यदि बच्चों के जब दांत गिरते हैं तो उनको छत के ऊपर नहीं फेंका जाता या मकान के ऊपर नहीं फेंकते। यदि ऐसा किया जाता है तो उसके दांत जो है चौड़े हो जाते हैं। चड़ाल समुदाय में अच्छी जातियों के अधिकांश जातियों के सदस्यों को स्वीकार करेंगे। अब ये शादी विवाह की बात आती है कि अच्छी अधिकांश जातियों के सदस्यों को स्वीकार करेंगे और मांस और सुअर के मांस सहित मांस खाते हैं। यानी इनका कहना है कि हमारे समाज में अधिकांश लोग मांसाहारी थे, और इसमें तो उल्लेख यहाँ तक किया गया कि लोग शराब भी पीते थे। और अधिकांश अच्छी जातियों जैसे कलार है, खंगार है और कुम्हारों से पकाए हुए भोजन लेंगे। जाति की सामाजिक स्थिति बहुत कमजोर है। तो जिस समय ये सर्वेक्षण हुआ या जो पूरी जातियों की स्थिति हासिल की गई, उस समय हमारी समाज की सामाजिक स्थिति बहुत कमजोर थी। और यदि हम देखते हैं तो आज भी हमारे समाज की स्थिति वैसी ही कमजोर है। दूसरी जो सवर्ण जातियां हैं, जिनको हम ऊंची जातियां कहते हैं, उनके लोग आज भी हमारे समाज से भेदभाव करते हैं। उनको बराबरी से बिठाल कर आज भी भोजन नहीं कराते। तो इस तरह से इस किताब में इन सब चीज़ों का उल्लेख किया गया है। फिर इसमें कहा गया है कि गांव के चौकीदार के रूप में और खेतों में काम करने वाले और खेत मजदूर के रूप में कार्यरत हैं। हमारे समाज के अधिकांश लोग जो हैं या तो खेतों में काम करने वाले थे या फिर गांव में चौकीदारी करते थे, और मोटे देसी कपड़े भी बनते थे। मोटी देसी कपड़े मतलब जैसे मैंने अभी उल्लेख किया कि जो बिछाने वाला, जिसको हमारे गांव की भाषा में डोरिया कहते थे, या पलंग बुनने के लिए जिस निवाड़ का उपयोग किया जाता था, ये घर पर ही बनते थे। तो ये तो परंपरा अभी तक रही। पुराने जो लोग हैं अभी तक कुछ वर्षों पहले तक बुनते रहे, और कई घरों में आज भी आपको ये बुनने वाले उपकरण देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे भारत की जो जनगणना रिपोर्ट है 1911 का जो पेज क्रमांक 181 है, उसके अनुसार चड़ार जाति के प्रति 1000 व्यक्तियों पर मात्र 17 पुरुष और एक एवं महिला शून्य संख्या में साक्षर थे। अब ये देखिए, जो 1911 में जाति जनगणना हुई, उस समय पूरे मध्य भारत में मात्र 17 पुरुष साक्षर थे, और जिसमें से महिलाओं की संख्या 0 थी। इस तरह की रिपोर्ट जो है, जो उस समय की जो जनगणना हुई, उसके पेज क्रमांक 232 पर दर्ज है। और उस समय चड़ार जाति की कुल जनसंख्या 28,129 थी, जो कि अधिकांश था। उस समय हमारे समाज के अधिकांश लोग कोटवार के रूप में कार्यरत थे। तो इस तरह की ये जो जानकारी है, ये इस किताब में दर्ज है, और जिसको हम प्रमाणिक भी मान सकते हैं, क्योंकि और कहीं हमारे इस तरह के दस्तावेज हमारी जाति के उल्लेख वाले उपलब्ध नहीं है। और जनगणना के बाद जो हमारी समाज की वास्तविक स्थिति सामने आई है, उसको इस किताब में उल्लेखित किया गया है। और फिर जो भी जनगणनाएं बाद में हुई, उन सभी जनगणनाओं में हमारे समाज की स्थिति क्या थी, उन सब चीज़ों का उल्लेख किया गया है। हाल ही में मैंने वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े भी आपके सामने पेश किए थे, और हमारे समाज में साक्षरता की क्या स्थिति है, इसको मैंने चड़ार संवाद की जो वेबसाइट है उसके ऊपर डाला हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी मैंने इसको शेयर किया है। तो हमारे समाज की जो सामाजिक स्थिति है, उसको दर्शाने वाली जो एक किताब है, उसके बारे में मैंने आज चर्चा की। इसके अलावा हमें कोई कहीं प्रमाणिक रूप से जानकारी नहीं मिलती जिसमें हमारे समाज की सामाजिक स्थिति को बताया गया हो। तो साथियों, आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। आगे फिर हम जानकारी
किसी अन्य वीडियो के माध्यम से आपके बीच में साझा करेंगे। धन्यवाद।